हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 या 4 मेरे ख्याल से अपलोड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफर। ओके, तो हमारे पास 3 तरह के हीट ट्रांसफर है, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ओके, 12th में एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो जो भी तुम्हारा रेडिएशन वाला पार्ट है, वो सारा का सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे 12th में। 11th में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे तुम्हारा कंडक्शन वाला पार्ट और कन्वेक्शन वाला पार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक और पेन उठा लो बढ़िया से एकदम। ओके, और देखो, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैं नोट्स दे रहा हूं यहां पे, वो ट्राई करो तुम वीडियो पॉज करके लिखने के लिए। ओके, लाइक बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। देखो, एक्चुअल में देखने जाए तो बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी रहता है मेरा। ओके, क्योंकि मैं ऑफलाइन लेक्चर्स भी लेता हूं, फिर यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी रहता है, तो उसकी वजह से उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं नोट्स बना सकूं। बट आई विल प्रॉमिस कि नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूंगा कि वो नोट्स अवेलेबल रहे, याद रखना। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कंडक्शन। जनरली हम लोग देखने जाए ना, तो हीट ट्रांसफर मतलब क्या भाई? हीट ट्रांसफर मतलब भाई हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब मान लो कि यहां पे एक रॉड है, लेट अस टेक एग्जांपल कि भाई यहां पे एक रॉड है। अब ये रॉड के थ्रू क्या हो रहा है? हीट ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हीट ट्रैवल हो रहा है। हीट को हम लोग जनरली क्यू से रिप्रेजेंट कराएंगे, यहां पे हीट एनर्जी है। सुनो, अब जो हीट ट्रैवल हो रहा है वो किस कारण की वजह से हो रहा है? तो देयर इज अ कारण दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कहीं ना कहीं यहां का जो टेम्परेचर है लेस से T1 और कहीं ना कहीं यहां का जो टेम्परेचर है लेस से T2, इन दोनों में कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो हीट ट्रैवल हो रहा है। ओके, और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट हमेशा फ्लो होता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मतलब अगर T1 से T2 हीट फ्लो हो रहा है, अगर T1 से T2 हीट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई T1 का टेम्परेचर ज्यादा है और T2 का टेम्परेचर कम है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, 3 तरह से हीट फ्लो होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है तुम्हारा रेडिएशन, जो कि रेडिएशन वाला जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, वो हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कशन करेंगे उसका। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, जनरली कंडक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन सॉलिड में ज्यादा करके होता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड में नहीं होता, गैस में, सॉलिड में ज्यादा करके होता है, क्योंकि यहां पे ना पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होता। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक की एक रॉड है, यही वाला रॉड ले लेते हैं। मान लो ये वाला रॉड ले लेते हैं। ओके, अब मान लो कि यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली। अगर इसको मैं बड़ा बनाऊं, जूम करूं, तो यहां पे हो क्या रहा है? मान लो एक रॉड है, ये रॉड पे मैंने क्या किया? यहां पे एक बर्नर प्रोवाइड कर दिया, मान लो। ओके, बर्नर है यहां पर रॉड पे, मैंने एक एंड उसका गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक एंड उसका गर्म कर रहा हूं। अब बेसिकली क्या होगा, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यस और नो? तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मॉलिक्यूल उसका हीट अब्सॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हीट अब्सॉर्ब करेंगे। अब मॉलिक्यूल हीट अब्सॉर्ब करेंगे और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यस और नो? भाई हर एक का हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, तो ये मॉलिक्यूल गर्म हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल गर्म हो गया, अब इसके पास और हीट अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा भाई? वापस नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये हीट इसको दे देगा, ये मॉलिक्यूल गर्म होगा, अब इसकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, वैसे ये हीट ट्रांसफर कर देगा, इसकी भी कैपेसिटी खत्म, ये भी हीट ट्रांसफर, ये भी अब्सॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा, इसकी भी कैपेसिटी, ऐसे करके हीट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा नो, मतलब भाई एक जगह से दूसरे जगह तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, अच्छा थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे मेटल रॉड हो गए। ओके, मेटल रॉड में जनरली ये सब चीजें होती है कि भाई एक जगह तुम गर्म करो और दूसरी जगह क्या हो जाएगा? वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर बात सुन आ रही है? तो हम लोग देखने जाए तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, ये सुनो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच
only heat is transmitted, heat is transferred, not the particle। भाई यहां पे खाली हीट ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होता। ओके, मतलब जो पार्टिकल वहां पे था वो पार्टिकल वहीं पे है, पार्टिकल का यहां पे कोई भी माइग्रेशन नहीं हुआ, याद रखना। मतलब ये पार्टिकल अगर यहां पे है तो वो पार्टिकल ने सिर्फ अपनी हीट एनर्जी दूसरे वाले पार्टिकल को दी है, वो पार्टिकल ने फिर वापस नेक्स्ट वाले पार्टिकल को दी है, वो पार्टिकल ने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को दी है, बट वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल वहां से डिस्प्लेस नहीं हुआ है। मतलब पार्टिकल इज नॉट माइग्रेटिंग, पार्टिकल जस्ट शिफ्टिंग द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। या सुनो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, और कंडक्शन जनरली सॉलिड में देखा जाता है। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक होता है गुड थर्मल कंडक्टर और एक होता है बैड थर्मल कंडक्टर। जैसे अगर हम देखने जाए तो तुम्हारा जो मेटल होता है, जनरली मेटल जो होता है, ओके, वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं थर्मल के। वहीं पे अगर हम लोग देखने जाए वुड, प्लास्टिक, ये सारे जो होते हैं वो बैड थर्मल होते हैं कंडक्टिंग। अब वुड को तुम लोग एक जगह से एंड करोगे, एक जगह से जलाओगे, तो दूसरे जगह पे वो हीट ट्रांसफर नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वहां पे थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, बहुत ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस? ये चीज हम लोग देखेंगे। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई? कंडक्शन समझ में आ गया कि भाई कंडक्शन होता क्या है, यस और नो? अब ये जो कंडक्शन है, जो हीट ट्रांसफर है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड रहेगा, उस पे हम लोग को डिस्कशन करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट कि भाई जो कंडक्शन होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो लेट अस कंसीडर, नोट करते जाओ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसीडर हीट ट्रांसफर, उसको क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। हीट ट्रांसफर तो जनरली क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यू। लेट अस कंसीडर हीट ट्रांसफर क्यू। तो किस किस चीजों पे वो डिपेंड रहेगा? तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर मान लो कि एक रॉड है, एक कंडक्टर है, ये एक तरह का थर्मल कंडक्टर। कौन सा? थर्मल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात नहीं हो रही यहां पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे थर्मल कंडक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो मान लो कि एक थर्मल कंडक्टर है, एक मेटल है जनरली। मान लो कि यहां पे उसका टेम्परेचर T1 है और मान लो यहां पे उसका टेम्परेचर T2 है, और कंडीशन हमने दिया हुआ है कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 अगर ग्रेटर देन T2 है तो हमको पता है भाई कहां से कहां हीट फ्लो होगा, फ्रॉम T1 से T2 तक हीट फ्लो होगा। क्यों? तो ये जो हीट फ्लो है, ये किस किस कंडीशंस पे डिपेंड रहेगा, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा, वो चीज हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला ये डिपेंड करता है, सबसे पहला हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द heat transfer is directly proportional to the cross sectional area। ये जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, ये एरिया मतलब कट करने के बाद कैसे दिखेगा। जैसे मान लो कि टेक एग्जांपल ऑफ दिस रिमोट, ये सुनो, ये स्लैब है, तो मान लो मैंने इसको कट किया, तो कट करने के बाद ये दिखेगा ना, तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब मैं बोल सकता हूं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बराबर। सेकंड क्या है? सेकंड कहानी है कि भाई हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि भाई इनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि भाई उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको हम लोग डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल टी का मतलब क्या होता है? दैट इज T1 माइनस T2, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। ओके, तो डेल टी का मतलब क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2। क्लियर बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ओके, दैट इज हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकता हूं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है? डेल टी का मतलब होता है T1 माइनस T2। हाँ ना? व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड वो किस पे डिपेंड करेगा? तो थर्ड वो डिपेंड करेगा कि भाई कितने समय तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, कितने समय तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर
is directly proportional to the heat transfer is directly proportional to the time, मतलब Q is directly proportional to the T. ओके ये तीन चीज हो गया. एक और फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, दैट इज द लेंथ. दैट इज द लेंथ. तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? भाई फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर is directly proportional to the sorry, inversely, not directly, inversely proportional to the heat transfer is inversely proportional to the length of conductor या फिर thickness of conductor बोल सकते हो. ओके thickness of conductor बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ कंडक्टर. थिकनेस मतलब बेसिकली कि ये कितने डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करना है. मान लो इसको x मान लेते हैं. मान लो इसको क्या मान लेते हैं? x. तो ये हीट ट्रांसफर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये दैट इज q. दैट इज q को कितना ट्रैवल करना है, दैट x डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो उसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X. ओके अब इसको समझने की कोशिश करो, इसको कंपेयर करने की कोशिश करो कि लेट्स से कि भाई सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा फ्लो होगा. भाई इसको एग्जांपल से समझो जरा. अब मान लो कि वी हैव टू रिमोट्स, हमारे पास दो रिमोट है. एक रिमोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो कितना छोटा है, सोनो, और एक रिमोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है. तो अगर यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो इसके अंदर से हीट फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा. या सुनो, अगर मान लो एक छोटा सा पाइप है और एक बड़ा पाइप है, तो छोटे वाले पाइप से जो पानी फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा, और बड़े वाले पाइप से जिसका डायमीटर बड़ा है उसके अंदर से जो पानी फ्लो होगा वो ज्यादा फ्लो होगा. इसका मतलब यह है कि भाई जो हीट ट्रांसफर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. भाई चेंज इन टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा. मान लो कि एक जगह टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और एक जगह टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके वहीं पे सेम एक और कंडीशन ले लो. भाई एक जगह टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और एक जगह टेम्परेचर है 20. यस और नो. मतलब इसको ऐसे समझो, इसको ढलान की तरह समझो. मान लो कि जब वो 0 से 100 जा रहा था तो कुछ इतना ढलान था, तो भाई ऐसे फटाक से सारे के सारे पानी चलेगा. यस और नो. हाइट डिफरेंस समझो इसको. मान लो कि यहां पे एक एग्जांपल है, देता हूं. यहां पे देखो ऐसा. अब इसके अंदर ये बॉटल है, ये मान लो रॉड है, इसके अंदर से हीट, ये जो तुम्हारा पानी है वो हीट है. तो अगर डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो पानी फटाफट जाएगा. या सुनो, फटाफट जाएगा. मतलब यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, यहां का टेम्परेचर कम है, तो हीट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है. अब वही अगर मैं डिफरेंस कम कर दूं, भाई कम डिफरेंस हो जाएगा, तो हीट का जो फ्लो होने का रेट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. या सुनो, मतलब कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है. जैसे तुम्हारा पोटेंशियल करंट की कहानी इमेजिन करो. भाई करंट हमको पता है, भाई करंट कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा. यस और नो. नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. भाई वो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मैटर. अब एक जगह अगर मैं बोलूं कि 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है और एक जगह मैं 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा था, तो ऑब्वियस है 10 सेकंड के लिए जो हीट फ्लो हो रहा होगा वो ज्यादा फ्लो हो रहा होगा. कंडीशन कि भाई ये दोनों चीज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए दोनों के लिए. ओके तो भाई जो 10 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा होगा वो ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, जो 5 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा होगा वो कम फ्लो हो रहा होगा. इसका मतलब कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बोलो तो उसका थिकनेस बोल लो या लेंथ बोल लो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो. अब देख लो, जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना बड़ा रॉड होगा, हीट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में भी उतना ज्यादा समय लगेगा. ओके मतलब भाई यहां पे या फिर कम हीट पहुंचेगा. इसका मतलब यह है कि जो हीट है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ज्यादा लेंथ हुआ तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. और कम लेंथ रहा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? फटाक से हो जाएगा. ये सुनो, मतलब कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस. क्लियर बात में आ रही है? अब क्या करो, ये सारे चीज को कंबाइन कर दो. सारी चीज को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू
हम देखने जाए तो क्या मिलेगा, दैट इज ए इज इक्वल टू, नहीं प्रोपोर्शनलिटी के साइन डाल देते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल है, बाद में हम कांस्टेंट डालेंगे, दैट बिकम ए डेल टी इंटू टाइम डिवाइड बाय एक्स, है ना। मैंने चारों को कंबाइन कर दिया, चारों चीज को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल्स टू के ए डेल टी इंटू टी डिवाइड बाय एक्स, और डेल टी को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू के ए टी इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइड बाय एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट ट्रांसफर। ये है तुम्हारा फॉर्मूला किसके लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। वेयर के इज के क्या है, एक कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, वेयर के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यस और नो, क्लियर, बात में आ गई। ओके, मतलब चार चीजें हैं जिसके ऊपर हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, ये पर्टिकुलर अगर तुम देखने जाओ तो पर्टिकुलर मीडियम के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है। ओके, जब तक तुम मटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक के का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो तुम्हारा जो हीट ट्रांसफर है वो बेसिकली चार चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चार चीजें हैं भाई, सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हुआ तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड थिंग है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट फ्लो ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो हीट फ्लो कम होगा, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है टाइम, कि भाई कितने टाइम के लिए वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अगर कम समय के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कम हीट ट्रांसफर होगा, ज्यादा समय के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। यस और नो। एंड द लास्ट थिंग इज कि भाई हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर और थिकनेस ऑफ दैट कंडक्टर। यस और नो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कितना लेंथ है वो चीज का ध्यान देना। ओके, क्लियर। बाद में हम लोग ने कंबाइन किया, उसको कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन है हटाया, उसके लिए हम लोग ने कांस्टेंट डाला, एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो अब कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, के के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हाट इज के, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जनरली हम लोग उसको किससे, के से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ओके, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा के का फॉर्मूला, अगर हम देखने जाते हो जनरली यहां से अगर हम लोग देखने जाए तो बाकी सारे चीज देखो जरा भाई, तुम ध्यान से देखोगे तो सबको इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा तुमको, के का वैल्यू, के का वैल्यू तुमको मिलेगा, दैट इज हमारे पास क्यू का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज क्यू, दैट इज के ए टी इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, हाँ या ना, डिवाइड बाय एक्स। T1 माइनस T2 को तुमको चाहिए तो तुम उसको डेल एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 माइनस T2 का मतलब डेल एक्स होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर होता है। ओके, तो यहां से कहानी क्या मिलेगी, देखो जरा यहां से कहानी क्या मिलेगी, यहां से के का वैल्यू निकालो तो ये क्यू यहां आ जाएगा, तो दैट इज क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम इंटू T1 माइनस T2, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के का वैल्यू, क्या हो जाएगा, के का वैल्यू, के इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइड बाय ए इंटू टी इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, बराबर। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इट इज नथिंग बट अ 1 जूल ऑफ हीट। ओके, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल ऑफ हीट। ओके, सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेशन देता हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यूनिट देख लो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट अगर हम देखने जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूल है, यहाँ पे डिस्टेंस है मतलब मीटर, डिवाइड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, यहाँ पे टाइम है मतलब सेकेंड, और टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब डिग्री सेल्सियस। अब सिंस यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो तुम उसको डिग्री सेल्सियस में भी डिफाइन कर सकते हो और केल्विन में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं, याद रखना, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उस चीज का ध्यान देना कि भाई इसको डिग्री सेल्सियस में भी तुम डिफाइन कर सकते हो। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है तब तुमको केल्विन में रखना जरूरी होता है, बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो तुम उसको डिग्री सेल्सियस में रखो या फिर केल्विन में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। तो यहां से 1 मीटर कैंसिल, हाँ या ना, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा जूल पर सेकेंड पर मीटर डिग्री सेल्सियस।
या फिर इसको मैं बोल सकता हूं जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन। ओके, दोनों चीज में हम डिफाइन कर सकते हैं। हम उसको पर डिग्री सेल्सियस में भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम लोग पर केल्विन में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब या फिर और एक और ऑप्शन है जूल पर सेकंड। मेरे को पता है भाई जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड इज अ वैट, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस और वैट पर मीटर केल्विन, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तुमको जैसे डिफाइन करना है तुम डिफाइन कर सकते हो, याद रखना कोई इशू नहीं है। तो अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ जूल, 1 जूल ऑफ हीट। ओके, 1 जूल ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट ऑफ मीटर लेंथ और पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ओके, मतलब क्या भाई, 1 जूल तुम ट्रांसफर कर रहे हो कितने सेकंड में, पर सेकंड, पर मीटर, ओके, एक लेंथ में, और डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, डिग्री सेल्सियस बोले तो उतना टेम्परेचर डिफरेंस, तो पर टेम्परेचर, पर डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, पर डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर, बात में आ गई, यस और नो? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ या ना? यहां से इसका फॉर्मूला मिल जाता है अपने को, दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज K इज इक्वल्स टू Q x बाय A डेल T। ओके, अब यहां से कहानी देखो, इसके बाद भी कहानी है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं पावर ऑफ कंडक्शन। तो व्हाट इज पावर ऑफ कंडक्शन? ओके, पावर ऑफ कंडक्शन हम यहां पे डिफाइन करेंगे। चलो, नेक्स्ट इज पावर ऑफ कंडक्शन। तो व्हाट इज पावर ऑफ कंडक्शन? पावर ऑफ कंडक्शन क्या होता है वो चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जनरली पावर का एक बेसिक डेफिनेशन होता है, अगर तुमको याद होगा, इसको हम लोग पी कंडक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी कंडक्शन। पी कंडक्शन क्यों? क्योंकि इट इज अ पावर ऑफ कंडक्शन। तो जनरली जो तुम्हारा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या ही होता है, दैट इज एनर्जी, है ना, डिवाइड बाय टाइम। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि पावर ऑफ कंडक्शन इज नथिंग बट Q बाय T, है ना? और वी नो दैट, हमको Q का वैल्यू तो पता होता है, वी नो दैट इज Q क्या है, व्हाट इज Q? दैट इज K A T इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x, बराबर। अब ये Q यहां पे पुट कर दो, तो ये जो टाइम है चाहिए, तो ये टाइम को इधर लेके आ जाओ, ये टाइम यहां से गायब करके ये टाइम इधर आ गया, ये सुनो। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा तुमको? तुमको मिलेगा पी कंडक्शन बराबर होगा K A T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x। दिस इज योर पी कंडक्शन, मतलब पावर और पावर ऑफ कंडक्शन। ओके, पावर ऑफ कंडक्शन मतलब इतना अमाउंट ऑफ पावर तुमको मिलेगा। ओके, इट इज नथिंग बट Q बाय T, मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से बस क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो Q बाय T क्या ही होता है? Q बाय T होता है तुम्हारा पावर, मतलब रेट। ओके, इट इज नथिंग बट कितना रेट ऑफ हीट पर सेकंड ट्रैवल कर रहा है। ओके, रेट dQ बाय dt, अगर इसको हम लोग dQ बाय dt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग उसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये है तुम्हारा पावर ऑफ कंडक्शन। ओके, पावर ऑफ कंडक्शन, पावर कंडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट एक और कहानी है विच इज, जिसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? ओके, तो जनरली अगर तुमको याद होगा तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या था भाई? रेजिस्टेंस का मतलब, अगर तुमने करंट कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ा होगा, तो करंट में कहीं ना कहीं हमने टॉपिक पढ़ा है कि भाई जब कभी भी हीट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो को अपोज करने के लिए एक मटेरियल का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, वहां पे हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो थर्मल रेजिस्टेंस का अगर हम लोग बेसिक फंडा देखने जाएं, तो थर्मल रेजिस्टेंस का बेसिक फंडा क्या है कि भाई आर टी लिख देते हैं उसको। क्या लिख देते हैं? आर टी। तो अगर तुम लोग देखोगे, तुमको अगर ओम्स लॉ पता होगा, तुमने 10वीं में पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, हाँ या ना? तो यहां से आर क्या मिलता था? आर मिलता था V बाय आई।
V is nothing but a potential difference. V is nothing but a potential difference and I is nothing but a current flowing through it. Okay, current flowing through it. तो यहां पे वही चीज हम लोग बोल सकते हैं कि भाई RT का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय यहां पे फ्लो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है तुम्हारा पावर कंडक्शन, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं पावर कंडक्शन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन होता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो ये होगा तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय तुम्हारा क्या है, पावर कंडक्शन, तो ये है तुम्हारा पावर कंडक्शन. ओके, ये एक फॉर्मूला हो सकता है, या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है पावर कंडक्शन का, तुमको पता है वैल्यू, दैट इज दिस, दैट इज के ए डेल टी माइनस डेल टी बाय एक्स. तो अगर तुम पुट कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देयरफॉर आर टी इज इक्वल्स टू डेल टी होल डिवाइड बाय व्हाट इज पावर कंडक्शन, पावर कंडक्शन इज के ए डेल टी बाय एक्स, डेल टी कैंसल, एक्स ऊपर चला जाएगा तो आर टी क्या मिलेगा, दैट इज एक्स बाय के ए. हाँ या ना, तो आर टी का एक और फॉर्मूला है, हम लोग ये भी हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं. अगर इसका एसआई यूनिट अगर मेरे को डिफाइन करना रहे तो हम लोग एसआई यूनिट कहां से डिफाइन करेंगे, हम लोग एसआई यूनिट यहां से डिफाइन करेंगे. एसआई यूनिट इज, अगर हम लोग देखने जाए तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, दैट इज चेंज इन डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो पर डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय वैट. पावर का यूनिट क्या ही होता है, वैट ही होता है ना, दैट इज जूल पर सेकंड है, तो उसका यूनिट क्या होता है, वैट. तो हम लोग बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस पर वैट. वहां से भी एक यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, हमको चाहिए तो हम यहां से भी एक यूनिट डिफाइन कर सकते हैं. यहां से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहां पे के एक्स का यूनिट तुमको, के का यूनिट और ए का यूनिट तुमको कंबाइन करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. कंबाइन करके सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको यही कहानी मिलेगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस पर वैट. यस और नो, तो तुम लोग वहीं से डिफाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझा व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब भाई किसी भी ट्यूब में से अगर कोई, या फिर किसी भी रॉड में से, या फिर किसी भी कंडक्टर में से अगर हीट फ्लो हो रहा है तो इस हीट फ्लो को क्या करता है, वो अपोज करता है. क्या करता है, अपोज करता है. ओके, क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन. तो दो फॉर्मूला है अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस का, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है. क्लियर, थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आ गया, कंडक्शन समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. नेक्स्ट इज तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा कन्वेक्शन. ओके, क्या होता है कन्वेक्शन. तो जनरली अगर हम लोग देखने जाएं तो कन्वेक्शन की कहानी क्या होती है, एक मिनट. ओके, तो कन्वेक्शन की कहानी क्या होती है, व्हाट इज कन्वेक्शन. तुमने सूप पिया है कभी, सूप, सूप सब लोग ने पिया रहेगा, सुनो, या चाय, चाय तो पिया ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो सूप पीते टाइम हम क्या करते हैं, सूप चाय को, या फिर चाय ले लेते हैं, चाय थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है तो चाय का इमेजिनेशन रख लेते हैं, तो चाय कंसीडर करते हैं, टेक अ चाय. तो यहां पे एक कप है, इस कप में क्या रखा है, इस कप में चाय रखा है, क्या रखा है, चाय रखा है. ओके, मान लो कि भाई एक कप है, उस कप के अंदर क्या रखा हुआ है, उस कप के अंदर चाय रखा हुआ है. अब क्या होगा, कहानी क्या होगी, ध्यान से समझो उसको. मान लो कि यहां पे अगर हम देखने जाएं तो उसमें से हीट फ्लो बाहर निकलेगा, बराबर, क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा. अब यहां पे वो चाय ठंडी हो रही है, किस कारण की वजह से हो रही है वो समझो. जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कप तो नहीं है, चलो ऐसी ऐसी इमेजिन कर लेते हैं, ये कप है, ये कप है, इसके अंदर चाय रखा है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे चाय रखा हुआ है. अब यहाँ पे आसपास जो हवा है वो क्या है, ठंडी है. अब ये जो हीट है ये हवा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी. अब जैसी हवा हीट एब्जॉर्ब कर ली तो इसका क्या, ये हवा आसपास का जो एनवायरमेंट है वो गर्म हो जाएगा. और जैसी गर्म एनवायरमेंट हो जाएगा तो भाई हमको पता है जो गर्म हवा है वो कहां जाती है, वो ऊपर जाती है, सुनो, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी. वापस इसके आसपास ठंडी हवा आ जाएगी, या सुनो, वापस ठंडी हवा आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ठंडी हवा क्या करेगी, वापस हीट एब्जॉर्ब करेगी, वापस गर्म हो जाएगी, वापस ऊपर चली जाएगी. या सुनो, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, दिस इज द कन्वेक्शन प्रोसेस. ओके, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट तो ट्रांसफर होता है, साथ में पार्टिकल भी ट्रांसफर होते हैं. ओके, मतलब भाई यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल खुद हीट लेगा और खुद ट्रैवल करके ऊपर चला जाएगा. मतलब यहां पे एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल का भी हीट ट्रांसफर हो रहा है. क्लियर बात सुना रही है एवरीवन, हाँ या ना, यस और नो. तो बेसिकली वहां पे होगा क्या कि जो भी तुम्हारे आसपास के एयर मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल क्या करेगा भाई, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चले जाएगा. मतलब यहां पे बेसिकली हीट ट्रांसफर हो रहा है. अगर हम जनरली देखने जाएं तो मान लो यहां पे अगर तुम्हारा चाय है, ये तुम्हारा चाय है, तो यहां से हीट निकल रहा है. अब ये हीट जो है, यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे. भाई यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये मॉलिक्यूल्स ने हीट को क्या किया, अब्सॉर्ब किया, और जैसे ही मॉलिक्यूल को हीट ने अब्सॉर्ब किया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, गर्म हो गए। अब ये मॉलिक्यूल गर्म हो गए तो ये मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, ये मॉलिक्यूल फटाक से कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, बराबर। तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, जो गर्म मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे ऊपर चले गए, और यहां पे क्या आ जाएंगे, वापस फ्रेश मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, वापस फ्रेश मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब वापस वो फ्रेश मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे। अब वो फ्रेश मॉलिक्यूल हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो भाई वापस वो गर्म हो जाएंगे, वापस कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। भाई डेंसिटी कम होती है गर्म एयर की, यस और नो, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल। भाई नेचुरली हो रहा है ये सब चीजें। एक और कन्वेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, एक और कन्वेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, मतलब जनरली अगर हम देखने जाए तो दो तरह के कन्वेक्शन होते हैं। एक होता है तुम्हारा फ्री कन्वेक्शन, और एक होता है तुम्हारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक होता है फ्री कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री कन्वेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री कन्वेक्शन। ओके, ये तुम्हारा फ्री कन्वेक्शन का एग्जांपल है। अब व्हाट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, अब मान लो वही चाय मुझे पीना है और जल्दी जल्दी पीना है, भाई मुझे कहीं भागना है, ओके, कोई लेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी स्टार्ट ब्लोइंग। ओके, हम उसके अंदर फूंक मारना चालू करते हैं। या फिर मान लो सूप है, सूप पी रहे हैं, अब सूप बहुत गर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम फूंक मारना चालू करते हैं, या फिर हम उसको फैन के नीचे रखते हैं। मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, हम कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल ब्लोअर या फिर कोई एक्सटर्नल फैन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को ठंडा करने के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फैन, एक्सटर्नल ब्लोअर, एक्सटर्नल सोर्स यूज किया जाता है किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, दैट टाइम उसको बोला जाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। दैट टाइम उसको क्या बोला जाता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। जो नेचुरली हो रहा है दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन, दैट इज फ्री कन्वेक्शन। इसको एक और वर्ड है, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, एक और वर्ड है इसको, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। एक है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है भाई, फोर्स्ड मतलब हम अगर देखने जाए तो उसके ऊपर फोर्स्ड मार रहे हैं हम। मान लो कि मैं सूप पी रहा हूं, अब मैं सूप पी रहा हूं, जाहिर सी बात है कि सूप पीऊंगा तो गर्म लगेगा, गर्म लगने के लिए अब मेरे को उसको ठंडा करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, फूंक मारूंगा। जब फूंक मारूंगा तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो फूंक है वो हीट अब्सॉर्ब करेगा और ऊपर चले जाएगा। फूंक मारूंगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा और दूर चले जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कर देता है, थोड़ा सा जो हीट ट्रांसफर है उसको फास्ट कर देता है। मतलब हीट थोड़ा, बोलते हैं ना, थोड़ा सा वो फास्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा सूप थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाता है। और नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में हमको बैठना पड़ता है, भाई कब हवा आएगा, उसको गर्म होगा, मतलब गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस नया हवा आएगा, एब्जॉर्ब करेगा, चला जाएगा। तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन यूज करते हैं। क्लियर। तो व्हाट इज कन्वेक्शन, ये चीज समझ में आ गया रहेगा भाई। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस, कन्वेक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच इट इज a process of heat transfer is a process of heat transfer in which heat is transferred along with migration ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पे जो तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल है उनका भी माइग्रेशन होता है। ओके, मतलब वो भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अब कंडक्शन में कैसा होता था भाई, कंडक्शन में तुम देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है बट वो जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल नहीं करना है। बट कन्वेक्शन में तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो भी ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा है, 6th या 7th में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी में लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कुछ पढ़ा था भाई। दिन में हवा जो है वो समुद्र से जमीन की तरफ आती है, रात में जो हवा है वो जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। सोनो, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। दैट इज बेहतरीन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन, वो तुम्हारा बेहतरीन एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का। फोर्स कन्वेक्शन का तो मैंने तुमको बता दिया भाई। फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल क्या है, तुम फूंक मार रहे हो, दैट इज आल्सो अ फोर्स कन्वेक्शन। तुम ब्लोअर यूज कर रहे हो, दैट इज आल्सो अ फोर्स कन्वेक्शन। एसी यूज कर रहे हो, तुम फैन यूज कर रहे हो, दैट इज अ फोर्स कन्वेक्शन। ओके, अगर तुम कोई एक्सटर्नल मींस यूज कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हो हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके,
क्लियर, बात में आ गई, यस और नो? समझ में आया कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास कोई फिलहाल फॉर्मूला नहीं है, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ थ्योरी टॉपिक है। ओके, इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन ये सब आता है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। जैसे मैंने तुमको बताया कि भाई थर्ड वन इज योर रेडिएशन वाला पार्ट। ओके, रेडिएशन भी है, तीन तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बट जो रेडिएशन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं 12th में है, तो यहां पे हम उसका डिस्कशन उतना नहीं करेंगे। ओके, छोटा सा डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन है देखो जरा ध्यान से। तो बेसिकली रेडिएशन क्या है देखो जरा। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन में ना एक ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स मतलब एक भाई कंपलसरी कंडीशन है कि वहां पे मटेरियल मीडियम होना जरूरी है। मतलब अगर मटेरियल मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, तो ना ही कंडक्शन हो सकता है ना ही कन्वेक्शन हो सकता है। ओके, वहां पे होता है रेडिएशन। और रेडिएशन क्या होता है, यहां पे जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मतलब यहां पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट इज transferred in the form of electromagnetic wave, heat is transferred in the form of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो हीट क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो तुम्हारा ये सन, ये मान लो तुम्हारा सन है, दिस इज सन। और मान लो यहां पे अर्थ है। अब सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं, यहां पे वैक्यूम है, ये सनो, यहां पे वैक्यूम है। भाई मुझे पता है वैक्यूम है, फिर भी सन से जो गर्मी है वो अर्थ तक आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑब्वियसली आ रही है। भाई सन का जो गर्मी है वो अर्थ तक पहुंच रहा है ना। अब वो कैसे पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये तुम्हारा रेडिएशन है। ओके, हीट रेडिएशन बोलते हैं इसको। और ये हीट रेडिएशन कैसे चल रहा है? ये चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है? हीट रेडिएशन लेके आ रही है। क्लियर, बात में आया? यस और नो? अब ये जो हीट रेडिएशन है ये जनरली ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उतने स्पीड से वो ट्रैवल करता है। ओके, अब इसके अंदर बहुत कहानी है भाई, ब्लैक बॉडी है, हीट ट्रांसफर है, एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, बहुत कहानी है। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके, डायथर्मनस सब्सटेंस, अथर्मनस सब्सटेंस, बहुत सी सारी चीजें हैं। बट यही है कि सारी की सारी चीजें कहां पे हैं? 12th में है। तो रेडिएशन का जो भी पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट हम कहां पे डिस्कस करेंगे? वो सारा का सारा पार्ट हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे, याद रखना। ओके, वो हम 11th में डिस्कस करने वाले नहीं है। 11th में सिर्फ तुमको कंडक्शन और कन्वेक्शन है, और क्वेश्चन भी सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन में ही पूछा जाएगा। रेडिएशन पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, याद रखना। क्लियर, समझा? तो रेडिएशन जो भी है हम लोग नेक्स्ट 12th में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। और अगर किसी को ऐसा है तो ऑलरेडी हम लोग ने 12th का लेक्चर वीडियो बनाया है, वहां पे तुम जाके सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, भाई न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब कभी भी कोई गर्म सब्सटेंस को अगर हम रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। और बट ऑब्वियस है, सबको पता है ये चीज, कि जब कभी भी हम लोग किसी सब्सटेंस को गर्म, जैसे गर्म चाय रखूंगा तो गर्म चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। मैं गर्म सूप रखूंगा, गर्म सूप क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब ये जो ठंडा हो रहा है ना, ये जिस रेट से ठंडा हो रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, अब न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि भाई ये जो रेट हो रहा है, मतलब जिस रेट से ये कूल हो रहा है, वो रेट डिपेंड करता है भाई एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब व्हाट इज एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उस चीज को समझो। उससे पहले एक एग्जांपल समझो। लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ मूवी थिएटर। हम थिएटर में बैठे हैं, वी आर कैरिंग अ पॉपकॉर्न। हमने पॉपकॉर्न लिया है, बकेट फुल ऑफ पॉपकॉर्न हमने लिया हुआ है, और वो पॉपकॉर्न हम खा रहे हैं। वो पॉपकॉर्न क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं। ओके, मूवी स्टार्ट हुआ। अब जैसा बड़ा पॉपकॉर्न था, बहुत भरा हुआ पॉपकॉर्न था, तो हम बहुत घपर 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 खा रहे थे, बहुत स्पीड से खा रहे थे। अब जैसे जैसे पॉपकॉर्न कम हो रहा है, जैसे जैसे पॉपकॉर्न क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मूवी तो अभी बाकी है, बहुत मूवी बाकी है, अभी इंटरवल नहीं आया,
मूवी तो बहुत बाकी है, तो हम पॉपकॉर्न खाने का जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो कर दे रहे हैं। मतलब अब एक ही पॉपकॉर्न को आधा आधा खाऊंगा, ये सुनो, ओके, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, पार्ले जी बिस्किट का आधा आधा बिस्किट खाते हैं ना, वैसे वही पॉपकॉर्न को अब आधा आधा खाऊंगा। मतलब जैसे जैसे पॉपकॉर्न खत्म हो रहा है वैसे वैसे मेरे खाने का रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये सुनो। मतलब मेरे खाने का रेट कौन डिसाइड कर रहा है कि उस समय कितना पॉपकॉर्न बचा हुआ है, उस समय, ना ही उसके पहले कितना पॉपकॉर्न था, ना ही उसके बाद कितना पॉपकॉर्न रहेगा। ओके, तो वही चीज यहां पे भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ change of the rate of change of temperature is directly proportional to the is directly proportional the rate of change of temperature is directly proportional to the excess temperature of the body। ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई डी थीटा, यहां पे टेम्परेचर को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब क्या भाई, जो तुम्हारा थीटा है दैट इज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर वेयर थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। ये जो है ना, वेयर थीटा नॉट इज द रूम टेम्परेचर बोल देते हैं डायरेक्टली उसको, सराउंडिंग टेम्परेचर बोल लो या फिर रूम टेम्परेचर बोल लो उसको। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ओके, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि चाय है, चाय का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अब वो 80 डिग्री सेल्सियस से चाह के भी कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा भाई, 70 ही कम होगा। बाकी जो 30 है वो तो मेरा रूम टेम्परेचर है, ये सुनो भाई, वो तो रूम टेम्परेचर, मतलब वो मान लो 100 से 90 पे आया, 90 से 80 पे आएगा, 80 से 70 आएगा, 70 से 60 आएगा, 60 से 50 आएगा, 50 से 40 आएगा, 40 से 30 आएगा, 30 से 25 आएगा। अब 25 से तो कम होने वाला नहीं, क्योंकि 25 तो मेरा रूम टेम्परेचर है। अगर मान लो मेरा रूम टेम्परेचर 30 है तो 30 से तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई रूम टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर तभी तक होगा ना जब तक क्या होगा, जब तक रूम टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक मेरा जो बॉडी है वो रूम टेम्परेचर के सेम ना हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर सेम हो गया भाई, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या सो नो। तो जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल हो गया, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे थीटा नॉट को माइनस करते हैं कि भाई सिर्फ एक्सेस टेम्परेचर पे वो डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अपने को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, दैट इज के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, यस और नो। सो दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, मतलब जैसे जैसे अब मान लो कि मेरा चाय है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 से 90 बहुत फटाक से आएगा। अब 90 से जब 80 आएगा ना, तो सेम टाइम पे नहीं आएगा, उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो कूलिंग रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि कूलिंग रेट किस पे डिपेंड करता है, कूलिंग रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है उसका कूलिंग रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे तुमने नोटिस किया रहेगा कि चाय को 40 डिग्री से 30 डिग्री आने पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चाय एक बार एकदम लगभग हल्का सा गर्म रहता है, अब वो हल्का सा गर्म होके एकदम कंप्लीट ठंडा होने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है तो उसका जो रेट है, ओके, जिस रेट से वो ठंडा हो रहा है वो भी बहुत कम है। क्लियर बात समझ आ रही है, यस और नो। दैट इज नथिंग बट अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मान लो कि अगर एक बॉडी टेम्परेचर है वो इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस का है और 10 मिनट बाद वो 90 डिग्री सेल्सियस का हो गया। अब मान लो कि एक बॉडी है जो 80 डिग्री सेल्सियस का है, वही सेम बॉडी, और 10 मिनट बाद वो कितने टेम्परेचर पे जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लो 80 से वो 70, नेक्स्ट 80 से 70 वो कितने टाइम में जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ये फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, जो कि हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये चीज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। वेयर थीटा, ये जो थीटा होता है ना जनरली वो तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर होता है, खाली इस चीज पे ध्यान दे देना। ये जो थीटा होता है ना ये तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, ये चीज का ध्यान देना। ये वाला जो थीटा होता है, क्लियर, मतलब अगर 90 से 100 जा रहा है तो 90 से 100 जा रहा है तो 90 प्लस 100 दैट इज 95। तो 95 उसका एवरेज टेम्परेचर होगा, 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज एवरेज टेम्परेचर, दैट इज 95। तो ये जो होता है वो एवरेज टेम्परेचर होता है। ये जो तुम्हारा होता है सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, और ये होता है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, भाई कितने समय में उसने कितना टेम्परेचर कम किया। क्लियर बात समझ में आ गई। दिस इज नथिंग बट अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर।
सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे हम लोग ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म कर दिया है। ओके, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, मैंने तुमको बोला हुआ है कि भाई क्या करो, एक फॉर्मूला शीट बना लो। हर एक चैप्टर के चैप्टर खत्म होते ही फॉर्मूला शीट रेडी हो जानी चाहिए, टॉपिक और वो फॉर्मूला किसके रिलेटेड है वो सारा चीज रेडी हो जाना चाहिए, याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जाते ही हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग फटाक से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, क्लियर? चलो, सो वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, बहुत सारा शेयर करो, याद रखो भाई बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनने वाले हैं। ओके, चलो, सो ऑलमोस्ट हम लोग ने खत्म कर दिया है, आधा सिलेबस खत्म कर दिया है, आधा सिलेबस और है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का एग्जाम मार्च एंड तक रहेगा, तो तब तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।